हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का टॉपिक है आईएसओ 14001 2015। दोस्तों, आज के एजेंडा में हम बात करने वाले हैं कि आईएसओ 14001 2015 होता क्या है और आईएसओ 14001 का हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आईएसओ 14001 का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है अभी, और आईएसओ 14001 2015 का कितने क्लाउजेस है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जो क्लाउज नंबर 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को ऐड किया गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल क्लाउज नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक हमने वीडियो बनाया था आईएसओ 14001 2015 के बेसिक कंसेप्ट पे, जिस पे आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। और अभी तक जो दोस्त हमारे नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। इसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएसओ का शुरुआत कैसे हुई। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध कंप्लीट हुआ, तो उस विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे देश बर्बाद हो गए थे और हर देश यह चाह रहा था उनके देश में डेवलपमेंट हो, प्रगति पे हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने अपने देश में डेवलपमेंट शुरू किया और बहुत सारे फैक्ट्रियां बनने लगी, कंस्ट्रक्शन होने लगा। और जब फैक्ट्रियां बनने लगी, प्रोडक्शन होने लगा, तो दोस्तों 1980 और 1990 के बीच में लोगों ने यह अनुभव किया कि डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वातावरण पर पड़ रहा है, और वह इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है, यानी कि ह्यूमन बीइंग पे उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूएन ने एक कॉन्फ्रेंस ब्राजील में किया 1992 ईस्वी में, और उन्होंने यह एक कंक्लूजन निकाला कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए जो कि वातावरण पे काम करे, वातावरण को बचा सके। तब उन्होंने आईएसओ जो संस्था है उसको उन्होंने इस बात को अवगत कराया। तो दोस्तों, आईएसओ ने 1996 ईस्वी में एक स्टैंडर्ड बनाया, जिस स्टैंडर्ड का नाम था आईएसओ 14001 1996। और उसके बाद इसका फर्स्ट रिवीजन किया गया 2004 में, और इस स्टैंडर्ड का नाम रखा गया आईएसओ 14001 2004। और उसके बाद बहुत सारे चेंजेज हुए और लेटेस्ट जो वर्जन है वह है आईएसओ 14001 2015, जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं। और यह वीडियो शुरू करने के पहले मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा आईएसओ के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जिसको इस सेशन को समझने में आपको दिक्कत न हो। आइए हम बात करते हैं कि आईएसओ क्या है। देखिए, आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और आईएसओ क्या है? आईएसओ एक संस्था है जो कि स्टैंडर्ड को डेवलप करती है और पब्लिश करती है। और आईएसओ एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। और आज की अगर हम बात करें तो आईएसओ लगभग 167 यानी 167 कंट्री में काम कर रहा है। और इसकी अगर हम कमेटी की बात करें तो 811 टेक्निकल कमेटी और सब कमिटीज इसके मेंबर है, जो कि आईएसओ का स्टैंडर्ड को डेवलप करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि आईएसओ 14001 है वो होता क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाता है, जैसे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आईएसओ 9001, आईएटीएफ 16949, यह सब चीज़ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि सेफ्टी के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो आईएसओ 45001 को फॉलो किया जाता है, जो कि रिप्लेसमेंट ओसास का 18001 का है। उसी तरह से अगर हम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आईएसओ 50001 को फॉलो करते हैं, ठीक इसी तरह से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का नाम है आईएसओ 14001, जिसको हम आज जिक्र करने वाले हैं। तो आईएसओ 40001 2015 क्या है? देखिए, आईएसओ 14001 2015 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है, और जिसका लेटेस्ट वर्जन आईएसओ 14001 2015 है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है।
तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं क्लाउजेस को लेकर। देखिए, चाहे वो ISO 9001 हो या IATF 16949 हो या ISO 45001 हो या ISO 14001 हो, सभी में क्लाउज 10 होते हैं। देखिए, सबसे पहले 2012 के पहले अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग क्लाउजेस हुआ करते थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब दो तीन एक साथ हम स्टैंडर्ड फॉलो करते थे तो हमें दिक्कत होती थी। इसलिए ISO ने सभी का क्लाउज नंबर सेम कर दिया है और वह क्लाउज नंबर 10 है। इसलिए ISO 14001 2015 में भी आपको क्लाउजेस नंबर 10 है। वह 10 कौन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डिफिनेशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और इंप्रूवमेंट। यह 10 क्लाउजेस हैं जो 14,000 ISO 14001 2015 में है। अब देखिए, इसमें क्या है कि 1 से लेके 3 तक, यानी कि स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंस, टर्म्स एंड डिफिनेशंस, ये 3 क्लाउज जो है इसका ऑडिट नहीं की जाती है, ना कराई जाती है। जो ऑडिट की जाती है या कराई जाती है वह 4 से लेकर के 10 तक होता है। तो हम भी जिक्र जो करेंगे वह 4 से लेकर के 10 तक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो 4 नंबर है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम अब बात। इसमें आपको 4 सब क्लाउजेस है। 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। दूसरा है 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। तीसरा है 4.3 डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। और फोर्थ है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इसको हम एक एक करके डिटेल समझने की कोशिश। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी जब सेटअप होती है तो उसका कुछ न कुछ पर्पस होता है, कुछ न कुछ गोल होता है, और उस पर्पस को पाने के लिए वो एक्टिविटी करती है। लेकिन जब एक्टिविटी करती है तो बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं जो उनके पर्पस को पाने में अफेक्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है कि उस फैक्टर्स को पता लगाइए जो पर्पस को इफेक्ट करता हो और उसको आप उस पे एक्शन लीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम उस फैक्टर्स को पता लगाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं जो कि पर्पस को पाने में अफेक्ट करता हो। उसी को हम कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब आइए हम जो एक एक इसका सब क्लाउज है उस पर हम। तो दोस्तों जो 4 नंबर है वह है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सभी स्टैंडर्ड है, सभी में नेम सेम है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको ISO 14001 में भी मिलेगा, IATF में भी मिलेगा और ISO 45001 में भी मिलेगा। अब देखिए, वो अलग अलग बात करते थे। ISO 9001 जो है वह केवल क्वालिटी का, प्रोडक्ट के क्वालिटी की बात करता था, और उसके बाद ISO 45001 जो है वह आपको कंपनी के अंदर में सेफ्टी की बात करता था। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे केवल इन्वायरमेंटल को लेकर के, यानी कि वातावरण को लेकर के। आप यहाँ प्रोडक्ट का क्वालिटी भूल जाइए, यहाँ पर केवल हम बात करेंगे वातावरण। तो आइए शुरू करते हैं। पहला इसका सब क्लाउज है 4.1 अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स। देखिए, यह सब क्लाउज क्या कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जो भी इशू है उसको आपको फाइंड आउट करना है और उस पर आपको एक्शन लेना है। अब देखिए, इशू क्या होता है। इशू उस फैक्टर को कहते हैं जो हमने टारगेट फिक्स किया है, जो हमारा पर्पस है, उसको इफेक्ट करता हो। अब देखिए, यह इशू जो है इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में कौन कौन सा होता है, जैसे कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंटरनल कल्चर, नॉलेज, प्रोसेस और इम्प्लाई। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनल इशू हो सकते हैं। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, लीगल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, सोशल हो सकता है। यह सब एक्सटर्नल इशू को दर्शाते हैं। तो इसमें यही कहता है 4.1 में कि आप सभी इशू को पता लगाइए और उस पर आपको एक्शन लीजिए। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, मान लीजिए कि हमने एक फैक्टर्स को लिया, इम्प्लाई को लिया, जो वहाँ मैन पावर है।
उसका इशू क्या है? अगर इशू उसमें यह है कि वो स्किल्ड नहीं है, तो इशू क्या हो गया? नॉट स्किल्ड। टाइप किस टाइप का है ये इशू है? यह इंटरनल इशू है, क्योंकि इंप्लाई कंपनी के अंदर काम करते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा। तो अब एक्शन क्या लेंगे कि एक्शन ये लेंगे कि जो भी हमारे पास इंप्लाई है उसको प्रॉपर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और इसका एक ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। वह ऑब्जेक्टिव में यह हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस एम्प्लॉय को कितने घंटा या कितने दिनों तक ट्रेनिंग देना है, जिससे कि वह स्किल्ड हो सके। तो इस तरह से आप फैक्टर्स को पता लगा करके उस पर एक्शन ले। आइए अब हम बात करते हैं जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा सब क्लाउज है 4.2, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी। पहले यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि इंटरेस्टेड पार्टी किसको कहते हैं। देखिए, इंटरेस्टेड पार्टी उसको कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जैसे कि कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, वर्कर्स हैं, सर्टिफिकेशन बॉडी है, चाहे कोई भी संस्था हो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहते हैं, उसको हम इंटरेस्टेड पार्टी कहते हैं। तो यह सब क्लाउज यह कहता है कि उस इंटरेस्टेड पार्टी का जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उसका आपका नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि उनके रिक्वायरमेंट को पता लगाइए और उनके रिक्वायरमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए आप। आइए हम बात करते हैं कि इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन सा हो सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडीज, वर्कर्स, यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, सर्टिफिकेशन बॉडीज, ट्रेनर और भी बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टी हो। तो यह स्टैंडर्ड यही कहता है कि इंटरेस्टेड पार्टी के नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि उनका रिक्वायरमेंट को आप पे उस पर डिटरमाइन करना है और उस पर आपको एक्शन लेना है, उस पर। आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जिसका सीट मेटल का काम करती है, प्लेटिंग का। तो देखिए, प्लेटिंग प्रोसेस एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो केमिकल यूज होने के बाद जो उसका केमिकल का वेस्टेज निकलता है, उसको एक प्रॉपर ढंग से उसको डिस्पोजल करना चाहिए। तो अब देखिए, इसका इंटरेस्टेड पार्टी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। वह उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? वह है कि एनओसी लेना, यानी कि वह एनओसी मांगेगी कि जो आप डिस्पोजल कर रहे हैं केमिकल को, वह सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। एनओसी का मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसका एक्सपेक्टेशन है। और जो उसका कंट्रोल कैसे करेगा? उसको कंट्रोल करेंगे उसका सर्टिफिकेट लेकर के, यानी एनओसी सर्टिफिकेट ही कंट्रोल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड है, जैसे एचआर है या फिर मेंटेनेंस है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्शन में क्या होगा? सबसे पहले हम ऐसे वेंडर्स को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम सर्च करेंगे जो भी केमिकल आउटकम निकलता है उसको डिस्पोजल कहीं ऐसे जगह करे जो कि नियम के अनुसार, जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हो। और उसके बाद हम ऑडिट कराएंगे और ऑडिट कराने के बाद एनओसी हम लेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जितने भी 100% है सब हम इस टाइप का काम। तो दोस्तों, ये नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल हमने दिया। आशा करता हूं कि आपको यह क्लियर कंसेप्ट। आइए अब हम बात करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो तीसरा सब क्लाउज है वह है 4.3, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर समझने की बात है कि स्कोप किसे कहते हैं। देखिए, बाउंड्री को स्कोप कहते हैं। यह स्टैंडर्ड यही कहता है कि आप इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के बाउंड्री को डिफाइन कीजिए, डिटरमाइन कीजिए और उस पर काम कीजिए। जब भी आप स्कोप बनाएंगे तो उस स्कोप में आपको 3 बातों का इंपॉर्टेंट देना है। सबसे पहले आपको जो हमने इशूज पढ़ा था 4.1 में, क्लाउज नंबर 4.1 में एक्सटर्नल और इंटरनल इशूज को ध्यान में रखते हुए आपको इस स्कोप को बनाना है। और दूसरा है जो कि 4.2 में रिक्वायरमेंट ऑफ रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी का जो हमने जिक्र किया था, उसको भी इसको ध्यान में रखना है। और जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप दे रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको स्कोप बनाना है। तो दोस्तों, 4.3 में यह स्टैंडर्ड कहता है कि आप स्कोप बनाइए और स्कोप को यह 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए आपको
आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो फोर्थ सब क्लाउज है वह है 4.4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यह स्टैंडर्ड यह कहता है कि अपने परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए आपको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में इंप्लीमेंट करना है, इस्टेब्लिश करना है और मेंटेन करना है और कंटिन्यूअस उस पर इंप्रूवमेंट करते रहना है। और ध्यान देना है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को, तो उस समय जो 4.1 और 4.2 में जो भी हमने नॉलेज गेन किया है उसको इसमें इंप्लीमेंट करे, यूज करे जब भी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह 4.4 में क्या कहता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को आपको स्टेब्लिश करना है, इंप्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और कंटिन्यूअस उसमें इंप्रूव करना है। यही 4.4 कहता है इस सब क्लाउज में। तो दोस्तों, यह कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो 4 सब क्लाउज है उसके बारे में हमने बात। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि अगर इस तरह से वीडियो में अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ISO 14001 2015 का जो नेक्स्ट क्लाउज है 5वां नंबर लीडरशिप, उसके बारे में हम डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।